बदलते ज़माने के साथ मुझे लगता है सिर्फ इंसान का इंसान पर ही भरोसा कम नहीं हुआ है, बाकी चीज़ें भी अब इंसान ना बड़ी शक की नज़रों से देखने लगा है। जैसे वो फ्रूट्स जो हम बचपन में शायद आंख बंद करके उठा लेते थे और हमें लगता था कि ये तो हेल्दी ही होगा, आज लोग बड़ा नाप तोल के उसे लेते हैं कि नहीं, लग तो रहा है हेल्दी, लेकिन हेल्दी है या नहीं पता नहीं। वो ग्रीन वेजिटेबल्स वो कितने प्योर और कितने हेल्दी हैं लोग नहीं जानते। तो ये जो भरोसा कम हुआ है, इसे ठीक करने के लिए भी कुछ लोग कर रहे हैं काम, और एक ऐसी ही गेस्ट आज हमारे शो पर हैं, उन्हें मैं लेकर आई हूँ ताकि हम रह सके हैप्पी हमेशा। मेरे साथ है कौमुदी टिटिस पसाना और आप को फाउंडर है ग्लोबल सिटी फार्मर की। That's राइट, करेक्ट। और इरादा आपके इस इस नियत का ये है कि लोग जो शहरों में रह रहे हैं वो अपने घर पर हेल्दी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कैसे उगा सकते हैं, ये आप बताते हैं, राइट? एकदम सही। ओके, तो शायद इसलिए क्योंकि लोग अब बाजार जाकर खरीदना नहीं चाहते, उन्हें लगता है कि पता नहीं। हाँ, एकदम आपने जो शुरुआत ही की वो ही एकदम मैं अग्री करती हूँ। क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहती हूँ जो मेरे घर में ही हुआ है। तो हम लोग लेके आए थे बाज़ार से वाटरमेलन, और अच्छा समर का सीज़न था, कुछ साल पहले की बात है, और अच्छे से कट करके सबने खाया। लेकिन जो मेरा लड़का है तभी वो बहुत छोटा था, और सडनली दोपहर तक उसको कुछ प्रॉब्लम होना चालू हो गया कि बहुत सारा वॉमिटिंग हो रहा है, स्टमक पेन, और कुछ रीज़न समझ में नहीं आ रहा है। फाइनली उसे हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा कि बहुत छोटा था तभी वो। और तभी हमने फिर ढूंढा कि क्या हो सकता है, ये एक फूड पॉइजनिंग बता रहे हैं, हमने तो कुछ बाहर खाया नहीं था। तो वाटरमेलन खाया है बराबर, और वो भी सबने खाया था। तभी फिर उनकी पेडियाट्रिशियन जो थी उन्होंने बताया कि ये वाटरमेलन का केमिकल टॉक्सिसिटी रिएक्शन हुआ है, क्योंकि वो छोटा था इसलिए उसे वो सबसे ज़्यादा रिएक्ट हुआ। हम लोग बड़े थे तो हमें वो इतना रिएक्शन नहीं हो पाया, लेकिन तभी हमें पता चला कि वो एक वाटरमेलन हमारे घर पर जब पहुंचता है तब उसमें ऑलमोस्ट कभी कभी 20 to 30 इंजेक्शंस दिए जाते हैं। कुछ इंजेक्शंस जो होते हैं वो कलर के लिए, सुंदर लाल कलर दिखे जो हम लोग चेक करते हैं, फिर एक मिठास के लिए, और एक स्वीटनेस की जो मिठास मैंने बोली, और एक कलर और साइज़ के लिए होता है ताकि वो बड़ा हो सके। इसलिए अगर आप देखें आजकल वाटरमेलन 12 महीने मिलता है, जो हमारे बचपन में नहीं था। सीजनल फ्रूट था, कभी कभी मिलता था जब गर्मी का सीज़न हो या ऐसे। अभी आप कौन से भी महीने जाओ आपको बाज़ार में वाटरमेलन ज़रूर मिलेगा। तो ये जो बात है कि हम आजकल जो मार्केट में हर वेजिटेबल, हर फ्रूट जो शक की निगाह से देखना पड़ता है, तो वही सोच के ये हमारा वेंचर चालू हुआ है कि हमारे जो सिटी के छोटे घर होते हैं, कम स्पेस होती है, फार्म तो होते ही नहीं है, लेकिन हम घर में ही बहुत सारी चीज़ें उगा सकते हैं जो खाने के लिए 100% सुरक्षित होती है। ओके, आपने जो बात कही कि हाँ कैसे वाटरमेलन मतलब सीजनल फ्रूट था, गर्मियों का फ्रूट था, भी पूरे साल मिलता है। ये भी देखा गया है ना कॉमेडी कि जो चीज़ें डिमांड में होती हैं उनके साथ ही ये ज़्यादा होता है। बराबर। अब जैसे बहुत सारे ऐसे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो मुझे याद है कि हम अपने बचपन में बहुत खाते थे पर हमारे बच्चे नहीं खाते, इसलिए वो बहुत कम बिकते हैं। बराबर है ना, जैसे करोला हो गया, एक वो छोटा होता है, टिंडली हो गई, यू नो। और फ्रूट्स की अगर बात करें तो वो छोटे छोटे बेर होते थे जो हमें स्कूल के बाहर मिलते। अब उनकी कोई डिमांड नहीं है तो उस पर कोई इंजेक्शन नहीं लगा रहा है। करेक्ट, तो वो ज्यादा फायदेमंद है। एकदम सही, राइट, बराबर। सो क्या वो सारी चीजें भी आप इनकरेज करते हैं उगाने के लिए? एग्जैक्टली कि मैं जो हमेशा ना सब मेरे जो लेक्चर्स होते हैं, वर्कशॉप्स होते हैं, वही मैं बोलती हूँ कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे वो थोड़ा सा ना सब लोग चेक कीजिए, अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने अगर दादा दादी नाना नानी हो तो उनसे बात कीजिए। उनसे हमें पता चलता है कि एक्चुअल हेल्दी क्या होता है। जो ऑफ कोर्स जो बुक्स में पढ़ते हैं, मेडिकल जर्नल्स में पढ़ते हैं, वो तो हमें मदद करेगा, बट हमारे पूर्वजों के पास जो ज्ञान था वो प्रैक्टिकल था, वो अपने एरिया सराउंडिंग के रिलेटेड था। जो बोलते हैं ईट लोकल, उसका ईट सीजनल, उसका भी कुछ मतलब है, कुछ रीज़न था।
मैंगो जो अप्रैल या मई में ही खाना चाहिए, वो आजकल हमें बाजार में जनवरी से दिखने लगता है। तो वो सही नहीं है तभी खाना, इसलिए वो नहीं आता था पहले मार्केट में। तो ये सब सोचने की चीजें हैं। और प्लस वो जो बाहर के फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का क्रेज है वो तो अलग ही चल रहा है। एकदम बराबर। आप अमीर हो, एवोकाडो खाते हो, आप कीवी खाओ, फिर कीवी खाओ, उसमें ये है वो है, आपके लिए है या नहीं पता नहीं, लेकिन करेक्ट। सो उस पर भी कुछ प्लीज जरा समझाएं। या जैसे मैंने बोला ईट लोकल, जो बोलते हैं फूड माइल्स, मतलब अपना जो खाना आता है अपने टेबल पे, अगर वो कम से कम ट्रैवल करके अगर टेबल तक पहुंचा है तो वो हेल्दीएस्ट होता है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन और फ्रेशनेस। तो जिनको बोलते हैं फूड माइल्स। तो जब हम कोई इम्पोर्टेड चीज़ें खाने के लिए लाते हैं, इट्स गुड, आजकल सब अफोर्ड कर पाते हैं, अगर वैरायटी चाहिए तो एज अ वैरायटी इट्स ओके। बट अगर हम सोच रहे वही हेल्दी है तो उसमें कुछ गड़बड़ है ये सोचने में। ऐसा नहीं हो सकता है कि एप्पल जो बहुत दूर से आ रहा है और हमारे बाजू के गार्डन में उगा हुआ पेरू वो थोड़ा कम है, ऐसा नहीं है। बट एप्पल के लिए थोड़ा सा ग्लैमर है, अपने बेचारे पेरू के या गुआवा के लिए ग्लैमर थोड़ा कम है। बट उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू शायद और डेफिनेटली भी एप्पल से ज़्यादा है। अच्छा, मुझे ये बताइए, तो फ्रूट में है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की अगर बात करें तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू तो है, बट ये है क्योंकि बिकॉज ऑफ द सॉइल, क्योंकि आप मुझे किसी ने बहुत अच्छे से समझाई थी एक बात कि आप जहाँ रहते हो उसके 10 किलोमीटर के जो एरिया है उसमें जो चीज़ें अवेलेबल है वही आपके लिए है, मतलब आप जहाँ से हो, बराबर, ओरिजिनली आप जहाँ से हो, राइट। लेकिन एक चीज़ जो आजकल चल रही है कॉमेडी के, आपको कश्मीर के सेब बिहार में लोग उगा रहे हैं, बराबर। महाबलेश्वर की स्ट्रॉबेरीज जो है वो शायद कहीं, मतलब कहीं किसी और राज्य में बहुत मीलों दूर लोग उगा रहे हैं। ये सही है क्या? कश्मीर का सेब जो से बंगाल में उग रहा है, क्या उसमें वो न्यूट्रिशनल वैल्यू भी वैसी ही होगी जैसी कश्मीर की है? हाँ, ये बहुत सुंदर सवाल है। तो न्यूट्रिशनल वैल्यू वाइज डेफिनेटली सेम नहीं होगी। जो एक्चुअल जो मतलब अगर कश्मीर का एप्पल है या कुछ जगह के जैसे संतरे होते हैं नागपुर के संतरे, तो वहाँ उगाए हुए संतरों में और दूसरी जगह में डेफिनेटली न्यूट्रिशनल डिफरेंस है। बट फिर भी अगर वो हमारे लोकल प्रोड्यूस है, समझो हम लोग पूना में रह रहे हैं और पूना के बाजू के कोई एरिया से अगर वो संतरे आ रहे हैं तो जैसे मैंने बोला उनके फूड माइल्स बहुत कम है, तो वो फिर भी डेफिनेटली खाने के लिए अच्छे ही समझे जा सकते हैं, इवन दो उनके न्यूट्रिशनल कंपोनेंट नागपुर संतरे से थोड़ा सा कम है। ओके, मैं समझी। मतलब ये वाली बात होगी कि जैसे मतलब कहीं की फेमस मिठाई है वो वहीं पर फेमस मिलती है, लेकिन उस खानदान का बंदा आगे चलकर परंपरा आगे बढ़ा रहा है। ओके, गॉट इट। अब बात करते हैं जैसे आप शहरों में जहाँ छोटे छोटे घर है, इंसान को रहने का स्पेस नहीं मिल रहा, आप कह रहे हैं कि सब्जियां उगाओ। मतलब अब मैं वैसे कोठी में तो रहती नहीं ना जहाँ मेरा गार्डन हो, बराबर। तो ये कैसे पॉसिबल? और क्या फिर कोई स्पेसिफिक वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ही हैं जिन्हें उगाने की आप बात करते हो? यस, सो ये जो कंसेप्ट है हमारा ग्लोबल सिटी फार्म, मतलब ग्लोबली आप कोई भी सिटी में हो या कोई भी साइज के घर में रह रहे हो, आप फार्मिंग कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये फार्मिंग इतना आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा कि आपके 365 डेज की वेजिटेबल की नीड्स फुलफिल हो, ऐसा नहीं हो सकता है। दिस इज़ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। बट जैसे मैंने बोला, हम लोग बाज़ार में जब जाते हैं शक की निगाहों से सब चीज़ों को देखते हैं। अगर उसका 50% भी हम लोग घर में उगा सके तो भी केमिकल डैमेज जो हमारे बॉडी पे हो सकता है वो तो कम होगा डेफिनेटली। ये वो कंसेप्ट है। तो उसमें हम लोग सब वेजिटेबल्स नहीं उगा सकते, जैसे कि जिनको बहुत ज़्यादा स्पेस लगती है या स्पेसिफिक वेदर लगता है वो घर पे नहीं उग सकते। बट जैसे कि किचन हर्ब्स है,
हर्ब्स मतलब जो करी पत्ता होता है जो हम लोग वेजिटेबल्स में यूज़ करते हैं, कोरिएंडर होता है, लेमन ग्रास होता है यानी पत्ती चाय, ये सब। फिर वेजिटेबल्स में से सब जो लीफी वेजिटेबल्स होती है जैसे कि पालक है, चौलाई है, ये सब वेजिटेबल्स हम 100% घर पे उगा सकते हैं बहुत ही कम जगह में। एंड थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज माइक्रोग्रीन्स, जिसके बारे में हम लोग और डिटेल बात करेंगे। लेकिन जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं उनके लिए तो बहुत ही कम जगह लगती है, बहुत कम सनलाइट लगता है, और ओवरऑल सॉइल की जो रिक्वायरमेंट है वो भी बहुत बेसिक होती है, और ड्यूरेशन जो जैसे बोलते हैं हार्वेस्ट के लिए जितना टाइम लगता है वो भी बहुत कम होता है। उसके वजह से हमारी और जो विटामिन्स मिनरल्स की डेली रिक्वायरमेंट होती है वो माइक्रोग्रीन से हम लोग डेफिनेटली पूरी कर सकते हैं। सो माइक्रोग्रीन्स आप ऐसे लगा लीजिए जैसे हरी सब्जियों का अच्छा पढ़ा लिखा भाई, ठीक है, लायक भाई जो जिसे मेंटेनेंस कम लगती है और बहुत सारे उसमें बेनिफिट्स होते हैं। सो माइक्रोग्रीन्स के बारे में चलिए और बात करते हैं आपसे। मेरा पहला सवाल, होते क्या है ये और कितने अलग हैं जो मेरी रेगुलर ग्रीन वेजिटेबल्स जो मुझे दिखते हैं उनसे कितने अलग हैं? माइक्रोग्रीन्स दिखने में बहुत ही अलग है, जैसे अपनी नॉर्मल वेजिटेबल्स दिखते हैं उनसे बहुत अलग दिखते हैं। जैसे मैं बोलती हूँ छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वैसा उनको डिस्क्राइब कर सकते हैं। माइक्रो इसका वर्ड का मतलब ही है बहुत छोटे साइज में, मिनी से भी छोटे यानी माइक्रो। सो एनी मैच्योर्ड वेजिटेबल का स्मॉलर साइज वर्जन इज माइक्रोग्रीन्स। ठीक है, तो कैसे होता है मैं आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे हम लोग पालक, जैसे बहुत कॉमनली यूज़ होने वाली वेजिटेबल है स्पिनच पालक, जो हम लोग बाज़ार से लेके आते हैं, वो जो मैच्योर्ड वेजिटेबल होती है। जब ये पालक के बीज होते हैं, जब हम उनको मिट्टी में डालते हैं तो उसमें से बहुत छोटे छोटे अंकुर पहले निकलते हैं, और अंकुर के बाद एक्चुअल पालक जैसे दिखने वाले बेबी लीव्स आते हैं। वो स्टेज तक हम लोग अगर उनको उगने के बाद अगर हार्वेस्ट करते हैं तो उनको माइक्रोग्रीन कहा जाता है। तो दिखने में बहुत छोटे, बहुत सुंदर दिखते हैं, और इंग्लिश में एक जो बोलते हैं सेंसरी आउटबर्स्ट, मतलब हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जैसे आईज हो, टेस्ट बड्स हो, उनके लिए मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन वो रूप में मिलता है, क्योंकि वो क्रंची होते हैं। जब तक नॉर्मल हम लोग पालक बाज़ार से घर लेते आते हैं उसमें क्रंचीनेस कुछ बचना नहीं है, बट अगर माइक्रोग्रीन, सेम पालक का माइक्रोग्रीन अगर आप खाएं हार्वेस्ट करके, तो एक्चुअल क्रंच सुनने में भी आता है उसका। ओके, डेफिनेशन मुझे समझ आ गई। मतलब बेसिकली ज़्यादा स्पेस ज़्यादा बड़े फल, कम स्पेस कम, लेकिन ये मतलब न्यूट्रिशन के हिसाब से भी ज़्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि वो स्टेज जो है वो उसमें सबसे ज़्यादा जो न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स हैं वो देखे जाते हैं, शायद इसीलिए माइक्रोग्रीन्स का क्रेज है। तो दे आर द पावर हाउस ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। उसमें माइक्रोग्रीन्स में जो मैच्योर्ड वेजिटेबल होती है उसके कंपैरिजन में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू जो होती है 12 टाइम्स 40 टाइम्स ज़्यादा होती है, जैसे कि विटामिन सी, बीटा कैरोटीन, फिर मेनी मिनरल्स जैसे होता है मैग्नीशियम, पोटेशियम, जैसे जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी मिनरल्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होते हैं। मतलब जैसे मैंने बोला 12 टाइम्स मोर, 40 टाइम्स मोर, अलग अलग माइक्रो न्यूट्रिएंट्स अलग अलग प्रोपोर्शन में होते हैं। मतलब आप एक बड़ा कैबेज का गड्ढा लेके आओ और उसी कैबेज के छोटे माइक्रोग्रीन का जस्ट सच अ स्मॉल टाइनी पैकेट, उसमें आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशन मिलने वाला है, वो माइक्रो जो ग्रीन्स होते हैं एज कम्पेयर टू मैच्योर्ड वेजिटेबल। तो आपकी जो डेली विटामिन्स की रिक्वायरमेंट होती है और डेली मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, दोनों फुलफिल हो सकते हैं बहुत ही इजीली थोड़ा सा माइक्रोग्रीन खा के। ओके, लेकिन हमें खाने की अगर बात करें तो हमें वो प्रॉपर दाल चावल रोटी 2 सब्जी की आदत है, उसमें मैं ये माइक्रोग्रीन्स कैसे घुसाऊंगी?
तो बराबर है, मतलब डेफिनेटली उससे पेट नहीं भरने वाला है, क्योंकि हम लोग क्वांटिटी थोड़ी खाते हैं माइक्रोग्रीन्स की, और ज़्यादा खाने की ज़रूरत भी नहीं होती है इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रिशन। लेकिन जैसे बेसिक रूल जो होता है माइक्रोग्रीन खाने का, वो रॉ खाने चाहिए या कम से कम कुक करके खाने चाहिए। मतलब जैसा हम लोग पालक लेकर आए, उसका पालक पनीर बनाया, पूरा उसके न्यूट्रिशन का निचोड़ दिया, तो वैसा तो डेफिनेटली नहीं करना चाहिए माइक्रोग्रीन के साथ। सो जैसे सैलड्स है, सूप्स, स्मूदीज़, फिर उनके जूस बना सकते हैं। फिर जो ऊपर से गार्निशिंग, जैसे हम लोग कोरिएंडर को डालते हैं नॉर्मल, ऊपर से धनिया जैसे डालते हैं, वैसे माइक्रोग्रीन्स डाल सकते हैं, तो उसके वजह से न्यूट्रिशनल बेनिफिट मैक्सिमम मिलेगा। और नॉर्मल आपका जो डे टू डे फूड है उसमें माइक्रोग्रीन्स को एकोमोडेट करना बहुत इजी हो जाएगा। उसके लिए कुछ अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है। सो सारे फ्रूट, सारे वेजिटेबल्स माइक्रोग्रीन्स में उगाए जा सकते हैं इन दैट फॉर्म? नहीं, सारे नहीं, डेफिनेटली नहीं उगा सकते। फ्रूट्स के जो सीड्स होते हैं उनसे माइक्रोग्रीन्स नहीं ग्रो करने चाहिए, और उसके भी कुछ रूल्स है। जैसे कोई वेजिटेबल्स है, फॉर एग्जांपल जैसे कि टमाटो है या चिली है, उसके जो लीव्स होते हैं, नॉर्मल साइज़ के लीव्स या माइक्रोग्रीन्स, वो खाने के लिए सेफ नहीं माने जाते हैं इन माइक्रोग्रीन्स और इन अ मैच्योर्ड ऑल्सो। तो हम लोग फल खाते हैं एज अ टमाटो, उसके जो पत्ते होते हैं वो खाने लायक समझे नहीं जाते। सो माइक्रोग्रीन्स भी टमाटो, चिली के नहीं खाए जा सकते। फिर हम लोग आते हैं रूट्स वेजिटेबल। तो इसमें थोड़ा नॉलेज होना थोड़ा ज़रूरी है कि हम लोग क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो चाहिए तो मैं आपके साथ एक लिस्ट भी दे सकती हूँ कि जो इजी माइक्रोग्रीन्स हम घर के बीज यूज़ करके ग्रो कर सकते हैं। जैसे कि घर में जो होते हैं, हमारी राई होती है या मस्टर्ड, जो हम लोग तड़का बनाते हैं उसमें डालते हैं, वो उसके जो माइक्रोग्रीन्स होते हैं बहुत ही सुंदर स्वाद होता है, न्यूट्रिशनली भी बहुत यूज़फुल होते हैं, तो वो होते हैं। फिर सब जो मैंने बोला लीफी वेजिटेबल्स, जैसे कि पालक, चौलाई, उनको इंग्लिश में एमेरंथस बोलते हैं, उनके सबके माइक्रोग्रीन्स जो होते हैं बहुत पौष्टिक समझे जाते हैं। फिर सब क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, क्रूसीफेरस मतलब जो फ्लोरेट्स टाइप होते हैं, जैसे कैबेज, कॉलीफ्लावर, ब्रोकोली, उनके सबके माइक्रोग्रीन्स भी बहुत पौष्टिक समझे जाते हैं। फिर अपने जो स्वीट पोटैटो, बीट रूट, ये जो रूट वेजिटेबल, रेडिश, इनके भी माइक्रोग्रीन्स अच्छे समझे जाते हैं। लेकिन एक जैसे मैंने बोला, इसकी थोड़ी नॉलेज होनी ज़रूरी है जब हम नया कुछ ट्राई करें। अभी कैरेट, जो गाजर होता है, और मूली, रेडिश, सब हमें सिमिलर लगता है उनका ग्रोथ पैटर्न, लेकिन जो मूली के माइक्रोग्रीन्स है वो बहुत पौष्टिक समझे जाते हैं, और जो कैरेट या अपने गाजर के होते हैं उनको खाने के लिए सेफ नहीं समझा जाता। तो दिखने में दोनों सेम रहते हैं, हम लोग सोचते भी लाइक सिमिलर टाइप ऑफ वेजिटेबल, बट ऐसे हैं नहीं। तो थोड़ा जब कुछ नया ट्राई करना है तो कोई एक्सपर्ट से पूछ के ये नए माइक्रोग्रीन ग्रो करने चाहिए, नहीं तो मैं जो इजी होते हैं उसकी तो डेफिनेटली लिस्ट शेयर करूँगी। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो तरीका है इन्हें ग्रो करने का वो वैसा ही है ना जैसे बड़े बड़े फार्म्स में होता है? इट्स जस्ट कि स्मॉल साइज है या कुछ अलग? आई डोंट नो। आप हाँ, नहीं, बहुत एक्चुअली अलग है माइक्रोग्रीन्स का, और बहुत सिंप्लीफाइड है। जब हम लोग कोई भी फार्म होता है जिसमें प्रॉपर वेजिटेबल्स ग्रो होते हैं, उसमें सॉइल न्यूट्रिशन को बहुत सोचना पड़ता है कि सॉइल में पूरा सब पोषण मिल रहा है, उसके लिए सब खाद डालना पड़ता है, सॉइल का पीएच देखना पड़ता है, तो ये प्रॉपर फार्मिंग होता है। माइक्रोग्रीन से में ये कुछ भी नहीं करना पड़ता। बहुत ही सिंप्लीफाइड प्रोसेस होती है। उसके लिए हमें अगर सिर्फ कोकोपीट यूज़ करें, कोकोपीट यानी कोकोनट फाइबर से जो एक ग्रोइंग मीडियम बनता है, बहुत हल्का होता है मटेरियल, उसमें कुछ भी न्यूट्रिशन नहीं होता है जैसे सॉइल में होता है, बट सिर्फ वो यूज़ करके भी हम लोग माइक्रोग्रीन ग्रो कर सकते हैं।
और एक तरीका है जिसमें कोकोपीट की भी ज़रूरत नहीं होती, हम लोग सिर्फ पानी का यूज़ करके माइक्रोग्रीन ग्रो कर सकते हैं। ओके। जैसे उनको हाइड्रोपोनिकली ग्रोन माना जाता है, मतलब उसमें कुछ न्यूट्रिशन डालने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल टैप वाटर यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं ग्रो। तो माइक्रोग्रीन के लिए ग्रोइंग कंडीशन का बहुत इजी ऑप्शन अवेलेबल होता है जो नॉर्मल फार्मिंग में नहीं होता। इसलिए जब घर पे हमें कुछ वेजिटेबल ग्रो करनी है तो शुरुआत में हमेशा बोलती हूँ माइक्रोग्रीन से करना, ताकि आपकी जो न्यूट्रिशनल नीड है जो वेजिटेबल से मिलनी चाहिए फॉर विटामिन्स एंड मिनरल्स वो पूरी हो सके सिर्फ आपके माइक्रोग्रीन से। माइक्रोग्रीन्स उगाने के लिए बहुत ही कम स्पेस और कम रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि सिर्फ कोकोपीट हो, और दिन जो होते हैं उगाने के लिए, हार्वेस्टिंग के लिए, वो बहुत कम होते हैं, कम से कम 5 दिन और मैक्सिमम 21 डेज, 21 दिन, इतनी ही लाइफ साइकिल होती है उनके हार्वेस्टिंग की। मतलब इनका जो ग्रोथ टाइम होता है वो बहुत कम होता है। तो अब एक इंटरेस्टिंग जो बात है कि इंडियन आर्मी के जो कुछ मतलब सोल्जर्स होते हैं जो कोई डिफ़िकल्ट टेरेन पे पोस्टेड होते हैं, जहाँ जोग्राफिकली कुछ भी ग्रो करना या उनको फ्रेश प्रोड्यूस सप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, उनको जनरली पैकेज फूड दिया जाता है, जैसे कि हाई अल्टीट्यूड वाली जो जगह हैं, तो वहाँ भी एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं कि उनके यहाँ पे कुछ हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू के जो माइक्रोग्रीन्स है वो ग्रो करके उनको फ्रेश प्रोड्यूस दे सके। तो न्यूट्रिशनली उनको बेनिफिट हो सकता है फ्रेश प्रोड्यूस खाने के बाद। तो ये एक इंटरेस्टिंग है। दूसरी जो बात होती है जो नासा में हो रहा है रिसर्च इसके ऊपर, जो स्पेस शिप होता है या स्पेस स्टेशंस होते हैं जहाँ पे काफ़ी ड्यूरेशन के लिए लोग स्टेशनड होते हैं, तो उन्हें भी फ्रेश प्रोड्यूस नहीं मिल सकता खाने के लिए जो रेगुलर हम लोग खाते हैं, तो उनको भी जनरली पैकेज फूड, ऑफ कोर्स न्यूट्रिशनली बैलेंस फूड ही मिलता है उन्हें ऑलरेडी, लेकिन उधर भी अगर माइक्रोग्रीन्स ग्रो कर सके तो उनको फ्रेश और जो एक्चुअल नेचर का जो सोर्स होता है विटामिन मिनरल्स का वो इमीडिएटली मिल सके। इसके लिए काफ़ी सक्सेसफुल रिसर्च हो रहा है ये दोनों फील्ड में। मुझे ना एक, जैसे आप बता रही थी अबाउट द सोल्जर्स, नासा, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे वो जो विटामिन सी, विटामिन ई, B12, ये जो कैप्सूल्स में जो न्यूट्रिशन हमें मिलते हैं, उनका एक ऑल्टरनेटिव है माइक्रोग्रीन्स। मैं इसे दाल चावल की तरह नहीं देख पा रही हूँ, लेकिन मैं इसे उस उन बेनिफिट्स की तरह मैं देख पा रही हूँ कि मैंने इतना सा खाया और मुझे भैया इतना विटामिन सी तुरंत मिल गया। बराबर करेक्ट। सो वो है। अच्छा, हो सकता है ये चीज पहले से भी हो पूरी दुनिया में, काफी सालों से हो, बट इंडिया की अगर बात करें तो ये टर्म माइक्रोग्रीन्स मैंने पहली बार पोस्ट कोविड सुना था। ओके। जब सडनली लोगों को इम्यून सिस्टम हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लोगों का ध्यान गया, तो लोगों ने बोला कि भाई माइक्रोग्रीन्स करके एक चीज़ है। शायद घर पे वक्त भी था तो लोगों ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। आपने ये फील किया? डेफिनेटली कोविड के बाद एक तो पहला जो एक्सपीरियंस लोगों को आया कि जो हम लोग इजी टू ग्रांटेड चीज़ें जो लेते हैं कि रोज़ मार्केट में जाके सब्ज़ी लेके आना, वो भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, जो इतना हम लोग बेसिक अपनी जो नीड होती है। तो तभी बहुत लोगों ने, मतलब हमारे काफ़ी जो क्लाइंट्स है या जो वर्कशॉप में सीखने के लिए आते हैं, तभी बहुत लोगों ने तभी हमें कांटेक्ट किया कि हमें सीखना है। फार्मिंग जो होता है दैट इज़ आवर बेसिक नॉलेज फॉर आवर लिविंग सर्वाइवल मोड के लिए। तो इट्स ट्रू, इट इज़, और बच्चों को भी ये सीखना चाहिए। दिस इज़ कॉल्ड लाइफ स्किल, सबको आना चाहिए। जैसे कुकिंग सबको आना चाहिए, वैसे थोड़ा सा जो फार्मिंग का नॉलेज है वो भी सबको होना चाहिए, और माइक्रोग्रीन उसका सबसे ईजीएस्ट वे है फार्मिंग सीखने के लिए। तो थोड़ा बिगिनर्स के लिए कुछ टिप्स हो जाए? हाँ, डेफिनेटली। बिगिनर्स के लिए एक तो टिप मैं देना चाहती हूँ कि सीड्स की क्वालिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। हाइब्रिड सीड्स की तरफ ना जाए। जो देसी सीड्स होते हैं, जिनको नाती सीड्स बोलते हैं, देसी सीड्स या नॉन हाइब्रिड सीड्स, वही यूज़ करें। शुरुआत अपने किचन से करें। अपने किचन में बहुत सारे जो बीज होते हैं वो मिलते हैं,
जैसे कि अपने जो सब पल्सेस होते हैं, जैसे मूंग हो, मठ हो, या जो लाल चौली होती है, राजमा होता है, वो सब हम लोग सीड्स की तरह यूज़ करके उसके माइक्रोग्रीन्स उगा के खा सकते हैं। और जैसे कि पम्पकिन जो कद्दू होता है, अंदर भरपूर बीज होते हैं, उनको सब ये जो सीड्स होते हैं और जो पम्पकिन के छोटे पत्ते आते हैं और जो बड़े पत्ते भी आते हैं, बहुत ज़्यादा पौष्टिक समझे जाते हैं, न्यूट्रिशनली बहुत डेंस होते हैं। फिर जैसे मैंने बोला, हम लोग जो तड़के में यूज़ करते हैं, राई होती है, वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। मेथी होती है, मेथी के माइक्रोग्रीन्स के तो बहुत सारे गुण हैं। जैसे डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए माइक्रोग्रीन्स जो मेथी के होते हैं बहुत फ़ायदेमंद समझे जाते हैं और बहुत इजीली आते भी हैं। मतलब जब हम लोग वो अंकुर जो आने के लिए जो वक्त लगता है वो बहुत कम होता है, राई के लिए भी और मेथी के लिए भी। अभी फायदों की बात हुई तो मुझे बताइए, फायदे बताइए माइक्रोग्रीन्स के। और डिमांड में सबसे ज्यादा, जैसे आपने कहा कि मेथी के माइक्रोग्रीन्स डायबिटीज के लिए बहुत अच्छे, तो वैसे कौन से सबसे ज्यादा डिमांड में होते हैं? और ओके तो हेल्थ बेनिफिट्स जो देखा जाए ना, तो इनके हेल्थ बेनिफिट्स की बहुत लंबी लिस्ट है। जैसे मैं इनके जो रीज़न होते हैं, मैं डिसीज़ेस के बारे में बात नहीं करूँगी, लेकिन ये कैसे हमें फ़ायदा करते हैं वो मैं बताती हूँ। जो जैसे मैंने बोला, इसमें बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे नहीं, एक्चुअली सारे के सारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं। तो हमारा जो डेली रिक्वायरमेंट होता है, जो कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड के अनुसार जो रिक्वायर्ड होता है, वो फुलफ़िल होता है अगर हम लोग सफिशेंट क्वांटिटी में माइक्रोग्रीन्स खाएं तो। दूसरी बात, इसमें एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा होती है। हमने एंटीऑक्सीडेंट्स का फ़ायदे शायद हमने सबने पढ़े होंगे, जिसमें फ्री रेडिकल का कंट्रोल होता है, काफ़ी डिसीज़ेस में रिवर्सल प्रोसेस होती है, कुछ डिसीज़ेस में प्रिवेंशन होता है एंटीऑक्सीडेंट के वजह से। तो ये बहुत ज़्यादा मात्रा में माइक्रोग्रीन्स में पाए जाते हैं। फिर उसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। जैसे हमारा जो गट हेल्थ होता है, या जो पेट का जो है, जो स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी होते हैं फाइबर्स, वो इसमें भारी मात्रा में होते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो माइक्रोग्रीन है हम लोग खाते हैं, उसमें फाइबर लेवल, सेल्यूलोज लेवल बहुत ज़्यादा होती है। फिर हमारी जो मेटाबॉलिक रेट होता है, जिससे हमें वेट लॉस के लिए मदद होती है, तो वो भी इम्प्रूव होता है माइक्रोग्रीन से। तो ओवरऑल हम लोग माइक्रोग्रीन का अगर जो, और इसके लिए माइक्रोग्रीन्स का और एक नाम है होल फूड, कंप्लीट फूड। मतलब इसमें हमें जो ज़रूरी है वो सब मिलता है, और वेस्टेड आइटम ज़्यादा कुछ होता ही नहीं है इसमें। तो शौक के लिए भले 56 भोग हो, लेकिन सर्वाइवल के लिए माइक्रोग्रीन्स बहुत है। यस। अच्छा, आप लोगों को बताती हैं कि कैसे वो ग्रो कर सकते हैं माइक्रोग्रीन्स और दूसरी चीज़ें, लेकिन वो जो नहीं ग्रो कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मेरी जो भाजी वाली है उसे मैं बोलूँगी मुझे माइक्रोग्रीन्स चाहिए तो वो निकाल के देगी। तो मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, दैट इज़ वन। और जो चीज़ मुश्किल है, मुझे ऐसा लगता है कि वो महंगी भी होगी। तो क्या ये महंगी भी है? हाँ, सो जैसे आपने एकदम ठीक ऑब्जर्व किया कि जो हम लोग जो नॉर्मल सब्ज़ी वाले के पास जाते हैं, तो वहाँ पे माइक्रोग्रीन्स नहीं मिलते, उन्होंने शायद सुने भी नहीं होंगे। लेकिन अगर हम लोग कुछ सुपर मार्केट्स में जाते हैं तो मिलते हैं माइक्रोग्रीन्स वहाँ पे, एंड यस, बहुत महंगे भी होते हैं। तो इसलिए मैं और सबसे विनंती करती हूँ कि ये घर पे डेफिनेटली ग्रो कीजिए। इसके बहुत सारे कारण हैं। एक, जैसे मैंने बोला कि ऑलमोस्ट फ्री होते हैं ग्रो करने के लिए। इसके लिए कोकोपीट्स छोड़ के और कुछ एक्सपेंस नहीं होता है। घर का कोई भी छोटा पॉट ले सकते हैं, छोटा डब्बा ले सकते हैं, उसमें ग्रो कर सकते हैं। फिर इसके लिए भी हमने खुद ने भी काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं कि घर पे कैसे शुरू करें इजीली, ऑलमोस्ट ज़ीरो बजट माइक्रोग्रीन्स। दूसरी बात, जैसे मैंने बोला, फूड माइल्स जो होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं जब हम लोग घर पे कोई भी चीज़ उगाते हैं। जैसे फूड ट्रैवल टाइम, ये तो सिर्फ अपने बालकनी या विंडो से अपने किचन तक जाने वाला है।
तो मैक्सिमम हेल्थ बेनिफिट मिलता है क्योंकि सबसे फ्रेशेस्ट होता है। इससे ज़्यादा और कुछ फ्रेश खाना इम्पॉसिबल है। दिस इज़ द फ्रेशेस्ट वी कैन ईट। और सो ये माइक्रोग्रीन अगर हम लोग घर के जो बच्चे हैं उनको इन्वॉल्व करें ये सब प्रोसेस में, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं और लाइफ स्किल वो भी सीख लेते हैं हमारे साथ। और एक छोटी सी बात, जैसे आपने बोली ट्रेडिशनली ये होते थे क्या, तो जो हमें जो समुद्री मेथी बोलते हैं जो सैंड में ग्रो होने वाली, वो एक तरह से माइक्रोग्रीन ही है। तो अगर शुरुआत करनी है तो वो मेथी से हम लोग कर सकते हैं जो बाज़ार में इजीली मिलती है। तो मुझे बहुत सारी चीज़ें माइक्रोग्रीन्स उसको मैं इमेजिन कर रही हूँ तो मिल रही, तो हेल्थ मिल रही है, भरोसा मिल रहा है, रीच मिल रही है। अपने किचन में ऐसे हाथ उठाया, मतलब कहाँ तो वो ऐसा, वो पहले के ज़माने में आपको याद है, या गांव वगैरह में आज भी होता होगा शायद, कि कोई जाते हैं अपने खेत से सब्जी उठा के लेकर आते हैं, घर में बनाते हैं, उसका मज़ा ही अलग है। तो वो आप शहर में रहकर थ्रू माइक्रोग्रीन्स उठा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ जो इसमें है वो है सर्वाइवल। बहुत अच्छी लगी थी मुझे ये बात कि ये लाइफ स्किल है फॉर सर्वाइवल, कि मेरे लिए जो खाना, वो पौष्टिक खाना जो ज़रूरी है वो है इन माइक्रोग्रीन्स। बाकी आपने कहा था आपने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, तो प्लीज़ वो कहाँ वीडियोस देख सकते हैं लोग, वो ज़रा बता दीजिए जाते जाते। श्योर। तो हमारा यूट्यूब चैनल है, इंस्टाग्राम हैंडल है, दोनों ग्लोबल सिटी फार्मर के नाम पे ही है। चाहिए तो लिंक हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे। तो उसमें काफ़ी सारे वीडियोस है माइक्रोग्रीन्स शुरुआत कैसे करें घर पे, विदाउट सॉइल, जस्ट यूजिंग वाटर, जैसे मैंने बोला हाइड्रोपोनिकली है, या सिंपल चीज़ें घर की यूज़ करके क्या क्या हम लोग उगा सकते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए फ़ायदेमंद हो। बिल्कुल, और हेल्थ है तो सब है, इसलिए इस तरह के कोलैबोरेशंस है वो हम करने की कोशिश करते हैं ताकि आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सेहत और एक अच्छी ज़िंदगी पहुंचाई जा सके, ताकि आप रहें हैप्पी हमेशा। अब तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा दें ताकि नोटिफिकेशंस लेटेस्ट एपिसोड्स की आपको मिलते रहें। किसी टॉपिक पर आप चाहते हो कि मैं गेस्ट लेकर आऊँ तो प्लीज़ वो भी हमें एडवाइस कर सकते हैं। सो प्लीज़ जुड़िए और खुश रहिए, रहिए हैप्पी हमेशा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।